स्टार्ट कर दे बच्चे। यस सर। कुछ कॉन्सेप्ट सीख लो बच्चे। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये वन गिवन है। एक पॉइंट ए है जो कि एट ए डिस्टेंस ए फ्रॉम वन ऑफ द लाइन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इन सच ए वे कि एक वर्टेक्स यहाँ पे हो और दूसरा वर्टेक्स इस लाइन पे हो। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। शायद पहले भी करवाया ये क्वेश्चन। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज 1। एक पॉइंट ए है जो कि एक लाइन से एट ए डिस्टेंस ए है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी कंस्ट्रक्ट किया गया इन सच ए वे कि एक वर्टेक्स इस लाइन पे हो, एक वर्टेक्स इस लाइन पे है। फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्राई कीजिए। फाइंड द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर सर 2 ऑफ रूट डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1/3 आ रहा है। रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1/3 और रूट के बाहर 2। अच्छा ठीक है, कराया हुआ है क्वेश्चन ये। सर ये कराया हुआ तो नहीं लग रहा, पर शायद सिंगेज का है, वो याद नहीं आ रहा, पर शायद सिंगेज में है। सर ये आपने अभी नहीं कराया। कोई नहीं, करके देखो बच्चे, सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस एंगल को थीटा मान लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने से ये 60 डिग्री होगा। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स मान लिया। यहां से जो परपेंडिकुलर है वो 1 है आपका। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें साइन 60 प्लस थीटा, इस एंगल का नाम थीटा दिया हुआ बच्चे। तो साइन 60 प्लस थीटा कितना होगा, साइन ऑफ दिस एंगल परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनस x है, तो 1/x हो गया। इसको ओपन कर देते हैं फॉर्मूला से। साइन 60 कॉस थीटा कॉस 60 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/x। साइन 60 डिग्री √3/2 है। अच्छा, इस ट्रायंगल से देखो साइन थीटा की वैल्यू अगर इस ट्रायंगल से निकालोगे साइन थीटा a/x आएगा। साइन थीटा की वैल्यू a/x है। साइन पता है तो कॉस की वैल्यू निकल जाएगी। ये हो जाएगा 1 माइनस a² / x² प्लस
cos 60 डिग्री हाफ हो गया और ये a बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स आ गया बच्चे, और √3 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2x प्लस a बाई 2x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स आ जाएगा, और 2x को इधर ले गए तो √3 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? ये 2x इधर गया तो ये 2 और a को इधर ले आए तो 2 माइनस a हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 3x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके स्क्वायर में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, तो 3x स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 बाई √3 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 हो जाएगा बच्चे। यही आया था ना अंजलि? यस सर। ये क्लियर है सबका? सेकंड हम समझते हैं, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन है बच्चे, दो लीनियर इक्वेशन है तो ये दो स्ट्रेट लाइन को प्रेजेंट करेगा। मान लो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, हम इस पॉइंट की बात करेंगे जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये रैशनल नंबर्स होंगे। कोफिशिएंट अगर रैशनल नंबर होगा ना तो हम ये दिखाएंगे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो दोनों कोऑर्डिनेट होंगे वो रैशनल नंबर होंगे बच्चे, ये कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर लीनियर इक्वेशन में अगर a1 b1 c1 रैशनल नंबर है और a2 b2 c2 रैशनल नंबर है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इस पॉइंट को कहेंगे रैशनल पॉइंट। रैशनल पॉइंट का मतलब है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल होंगे बच्चे। देखो कैसे, आप दो लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0 है, a2x है b2y है प्लस c2 इक्वल टू 0 है। आपने 10th क्लास में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना सीखा है। x के नीचे आता है b1 c2 माइनस b2 c1, ऐसे y के नीचे आएगा, उल्टा यहाँ पे होगा क्योंकि यहाँ माइनस साइन आता है, तो c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 के नीचे आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। यहां से x की वैल्यू हो जाती है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, और y की वैल्यू हो जाती है c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये समझ में आया बच्चे? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों पैरेलल नहीं होने चाहिए। a1 b2 माइनस a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0, तभी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। या आप कह सकते हो कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2।
ये दोनों पैरेलल नहीं होना चाहिए। पैरेलल होने पे क्या होगा, -a1/b1 इक्वल टू -a2/b2 हो जाएगा। पैरेलल नहीं होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, तो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट मिले। आप देख सकते हो कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 रैशनल नंबर अगर हुआ तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो रैशनल आएगा। तो यहां से ये निकल जाता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रैशनल कब होते हैं, जब a1 b1 c1 a2 b2 c2 रैशनल नंबर होंगे। इस कॉन्सेप्ट पे मान लो क्वेश्चन ये है, ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि जो एबीसी के कोऑर्डिनेट है वो रैशनल है। यहाँ पे आपको दिया हुआ कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये रैशनल नंबर हैं। तो ट्रायंगल का बताना है कि जो सेंट्रॉइड होगा वो कैसा पॉइंट होगा, ऑर्थो सेंटर कैसा होगा, कैसा पॉइंट, सरकम सेंटर कैसा होगा, और इन सेंटर कैसा होगा बच्चे। ये चारों पॉइंट के बारे में बताना है कि इसमें से कौन से पॉइंट रैशनल पॉइंट्स होंगे। Which of the followings are या is rational point। ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टिसेज अगर रैशनल पॉइंट्स हैं, रैशनल पॉइंट्स का मतलब है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल हैं, तो इसमें से कौन सा रैशनल पॉइंट होगा बच्चे। चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर के बारे में। सेंट्रॉइड ट्रायंगल का क्या होगा बच्चे, सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला, x1 plus x2 plus x3 by 3 x1 plus x2 plus x3 by 3 कॉमा y1 plus y2 plus y3 by 3। ये रैशनल है तो रैशनल का सम रैशनल डिवाइड बाई 3, ये रैशनल हो गया, ये भी रैशनल हो गया। तो इससे क्या हो गया, सेंट्रॉइड जो होगा वो रैशनल पॉइंट हो गए बच्चे। ये समझ में आया? यस सर। चलो ऑर्थो सेंटर की बात करते हैं। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड से इंटरसेक्ट का। आवाज ठीक से नहीं आ रही क्या? ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट। मतलब दो एल्टीट्यूड को अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट ऑर्थो सेंटर। दो एल्टीट्यूड को सॉल्व करना मतलब दो लाइन को सॉल्व करना। ध्यान से देखना, इसका एक अगर एल्टीट्यूड ले,
हम बात कर रहे हैं ऑर्थो सेंटर की। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। मान लो एक एल्टीट्यूड की इक्वेशन लिख रहे हैं एडी की। पहले ये बताओ कि बीसी का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ बीसी क्या होगा? बोलो। y3 minus y2 by x3 minus x2. y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2, y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस। ये रैशनल है, ये रैशनल है, तो रैशनल का डिवीजन से बीसी का स्लोप रैशनल हो गया बच्चे। ये समझ में आया? Yes. तो एडी का भी जो स्लोप होगा वो होगा माइनस ऑफ 1 बाई स्लोप ऑफ बीसी होगा, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का प्रोडक्ट -1, स्लोप ऑफ बीसी रैशनल है तो 1 अपॉन रैशनल, ये भी रैशनल हो जाएगा बच्चे। ये समझ में आया? तो Yes, sir. जब एडी लाइन की इक्वेशन लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन एडी, तो ये आएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1 होगा। आई बात समझ में? Yes, और sir. mx माइनस y प्लस y1 माइनस mx1, ये 0 हो जाएगा बच्चे। यहाँ पे देखो m रैशनल है, यहाँ -1 ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है। इसका मतलब इक्वेशन कुछ ऐसा आ गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फॉर्म का आ गया, जहां पे a1 b1 c1 रैशनल नंबर्स हैं। ये क्लियर हुआ? Yes. भाई m रैशनल है, -1 रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो इस लाइन को हम ऐसे लिख दिए और कह दिया कि a1 b1 c1 रैशनल होगा। तो जब आप एडी लाइन की इक्वेशन लिखोगे वो इस फॉर्म की आएगी जहां पे a1 b1 c1 रैशनल होगा। सिमिलरली जो इक्वेशन ऑफ बी आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी आएगी, सेम लॉजिक से वो भी कुछ इसी तरह का आएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, जहां पे a2 b2 c2 रैशनल होगा। तो जब हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको ऑर्थो सेंटर मिलेगा। और अभी हमने थ्योरी बताया है कि जब दो लाइन को सॉल्व करते हो और जब कोफिशिएंट्स और ये कांस्टेंट रैशनल होते हैं तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कैसा आएगा? Yes. तो क्लियरली ऑर्थो सेंटर रैशनल पॉइंट्स हो गए बच्चे। रैशनल पॉइंट कहलाएगा जिसके दोनों कोऑर्डिनेट इंटीजर हो जाएंगे। ये समझ में आया? Yes, sir. अब हम बात कर रहे हैं सरकम सेंटर की। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। सरकम सेंटर क्या होता है? साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स जहां पे मीट करता है उसको सरकम सेंटर कहते हैं। तो जब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेंगे और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखेंगे तो ये सरकम सेंटर मिलेगा। तो आप चेक कर लो कि ये दोनों लाइन की इक्वेशन कैसी है, क्योंकि दो लाइन को सॉल्व करने पे ही आपको सरकम सेंटर मिलता है बच्चे। तो जब हम एक लाइन लिखेंगे, मान लो ये वाला पॉइंट देखो, सबसे पहले इस लाइन की जो स्लोप होगी y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस, इसकी स्लोप रैशनल होगी, रैशनल नंबर होगा इसका स्लोप। तो इसकी भी स्लोप क्या हो गई? रैशनल हो गई। बोलो बच्चे। Yes, sir.
अब Yes. ये जो पॉइंट है वो इन दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 है। तो जब हम ये लाइन लिखेंगे ना तो ये लाइन ऐसे लिखना पड़ेगा, y माइनस y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1 प्लस x2 बाई 2। तो ध्यान से ये बन जाएगा mx माइनस y प्लस y1 प्लस y2 बाई 2 माइनस m x1 प्लस x2 बाई 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रही बात? यहाँ पे देखो m जो है रैशनल है, -1 भी रैशनल है और ये पूरा रैशनल नंबर है क्योंकि x1 x2 m और ये सब रैशनल दिया हुआ है। तो इस लाइन की इक्वेशन, ये वाला जो लाइन की इक्वेशन, इस लाइन को आप लिख सकते हो इस फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, जहां पे a1 b1 c1 रैशनल है। इन सेम वे ये वाला जो लाइन होगा, मान लो इस लाइन का नाम L1 दे दिया तो ये L1 आ गया, और L2 भी इसी तरह का होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। बच्चे आई बात समझ में? तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको जो पॉइंट मिलेगा वो रैशनल पॉइंट मिलेगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि जो सरकम सेंटर होगा वो क्या होगा? रैशनल पॉइंट हो जाएंगे बच्चे। तो ट्रायंगल के अगर तीनों वर्टिसेस रैशनल अगर नंबर है कोऑर्डिनेट्स, तो सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर भी रैशनल पॉइंट होंगे। अब हम बात कर रहे हैं इन सेंटर की। इन सेंटर ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन। चलो दो एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं। मान लो इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया और इसका एंगल बाइसेक्टर ये हो गया, ये इन सेंटर होगा बच्चे। तो हमको ये दो लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो जब लाइन बी लिखोगे, ठीक है, जब बी लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो ये पॉइंट मिल गया हमको। अच्छा ये बताओ कि इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का, रैशनल होगा या इरैशनल होगा? मौलिक, तो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। हम श्योरिटी से नहीं कह सकते हैं कि जो स्लोप है इसकी वो रैशनल है या इरैशनल है। और ये पॉइंट दिया हुआ, तो जब लाइन लिखोगे ना तो उसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि a1 b1 c1 जो है वो रैशनल है या ये इरैशनल है। तो ये जो पॉइंट आएगा आप इसके बारे में क्लियरली नहीं बोल सकते हो। मतलब अगर हम बात करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट, मस्ट की अगर बात होगी तो आप कहोगे सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर तो है कि मस्ट जो है वो रैशनल पॉइंट होंगे। लेकिन इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा आप उसके बारे में श्योरिटी से नहीं कह सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है ना, रैशनल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर मस्ट, मस्ट रैशनल पॉइंट। तो आप ये तीन को टिक करोगे, इसके बारे में आप नहीं कह सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। ये सब हमने बताया है क्वेश्चन सर्किल का डिस्कस करने के लिए, ये पूरा कॉन्सेप्ट। और ये स्ट्रेट लाइन का भी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है
let C be any circle with center 0, √2. Prove that at the most, two rational points can be there on C. रैशनल पॉइंट का मतलब है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट रैशनल नंबर्स हों। क्वेश्चन क्लियर है? Let C be any circle with center 0, √2. Prove that at most two rational points can be there on C. लास्ट में क्लास से कोई जल्दी पहले नहीं भाग सकता है, मैं बता दूं। मैं लास्ट में भी अटेंडेंस देखूंगा कि कितने बच्चों का है, तो ये बाद में मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि मैं फिर से रिवाइज कराऊं। तो इसलिए समझने की कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा, तब थोड़े बहुत चीज स्कूल खुलने के बाद क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी पूरा समझने की कोशिश करो। और साथ साथ ये भी नोट कर लो कि जो मेरी क्लास होगी वो मंडे से लेके फ्राइडे तक होती है, 5 डेज, ठीक है? और 10 बजे से शुरू होती है। आप 11:15 से पहले आप निकल नहीं सकते हो इससे। हाँ, नेट प्रॉब्लम हो गया, कोई बात हो गई तो अलग बात है। ऐसे आप कोशिश करो रेगुलर करने की। हर बच्चे के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं लास्ट में भी अटेंडेंस देखूंगा, कोई भी इसमें से निकलेगा मुझे पता चल जाता है कि कौन सा निकल रहा है बच्चा। मैं अब उसको नोट करूंगा, फिर उसके बाद बात करता हूँ उससे। देखो बच्चे, लेट सी बी एनी सर्किल विथ सेंटर 0, √2. प्रूव दैट एट मोस्ट टू रैशनल पॉइंट्स कैन बी ऑन सी। ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या किया बच्चे, ये कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा 2 रैशनल पॉइंट हो सकते हैं। तो लेट अस एज्यूम कि देयर आर 3 rational points on circle C। 3 पॉइंट ले लिया बच्चे। कह रहा ज्यादा से ज्यादा 2 होगा, ये प्रूफ करना, तो हमने 3 ले लिया पॉइंट। x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये तीनों रैशनल पॉइंट ले लिया। मतलब तीनों इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो रैशनल नंबर्स हैं। तो ये ट्रायंगल बना। और अभी हमने बताया है कि इस ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर, वो क्या होगा बच्चे? रैशनल। रैशनल होगा, रैशनल पॉइंट होगा। लेकिन क्वेश्चन में जो ये सेंटर दिया हुआ है वो 0, √2 दिया हुआ है बच्चे। बट जो सेंटर है वो 0, रूट दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। यही रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एजम्पशन था कि इस पे 3 रैशनल पॉइंट होंगे, वो गलत हो गया। बोलो बच्चे। यस सर। तो इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा इस सर्किल पे 2 ही रैशनल पॉइंट हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 2 ही हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं। क्लियर?
क्योंकि 2 पॉइंट हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन आएगा, उसको ये पॉइंट सेटिस्फाई कर सकता है। आई बात समझ में? Yes, sir. So there cannot be more than 2 rational points on the circle C. क्लियर है? बोलो अंजलि। Yes, sir. दलीशा। Yes, sir. अंश यादव। अंश। दलीशा, ये तुम्हारा 2-2 नंबर क्यों आ रहा है इसमें? सर मेरे एक डिवाइस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, लोकेश। Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट है आपने ये पढ़ा है बच्चे, ये अगर सर्किल है और ये आउटसाइड पॉइंट P है, यहां से आप ये 2 लाइन बनाए जो कि इसको 2 जगह पे कट कर रहा, A और B, और यहाँ पे इसको C और D पे कट कर रहा। यहां से एक लाइन बनाए हैं जो कि सर्किल को A और B पे कट कर रहा, और यहाँ से जो दूसरा लाइन बनाया वो C और D पे कट कर रहा। तो कुछ रिलेशन जानते हो क्या? Yes, sir. किसी का? A upon PV equals to PC upon. यहाँ पे ABCD कॉन्साइक्लिक है। ABCD कॉन्साइक्लिक है बच्चे, क्या रिलेशन जानते हो? बताओ। PA upon PV equals to PC upon PD. PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD होता है, यही ना? और अगर ये अंदर भी पॉइंट रहेगा ना बच्चे, ये P पॉइंट है, ये A है, ये B है, ये C और D है, तब भी आप बोलते हो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। ये 4 पॉइंट अगर कॉन्साइक्लिक है तो ये वाली कंडीशन होती है। यहाँ पे भी क्या करते हो, इसको इससे मिला देते हो, इसको इससे मिला देते हो, कहते हो कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो जाता है। और सिमिलर ट्रायंगल में आप कहते हो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, वहां से ये रिजल्ट आता है। यहाँ पे भी वही आप काम करते हो, हाँ या ना? पढ़े हो ना? Yes, बोलो sir. बच्चे। Yes, sir. तो Yes, अगर sir. मान लो, जरा ध्यान से समझना, ये 2 लाइन ले लिया, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 है, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है। पहला वाला लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा, एक्स एक्सिस को भी कट कर रहा, वाई एक्सिस को भी कट कर रहा। एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वाई की वैल्यू 0, वाई 0 करोगे तो ये पॉइंट मिल गया, मान लो -C1/A1, 0। और वाई एक्सिस को जहां कट किया एक्स की वैल्यू 0,
x को 0 करोगे तो -c1/b1 आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. सिमिलरली जो दूसरा वाला लाइन है, मान लो ऐसे कट कर रहा, ये पहला वाला लाइन हो गया, दूसरा वाला लाइन मान लो ऐसे करके कट कर रहा, ये x एक्सिस को जहां कट करेगा सेकंड वाला लाइन, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो -c2/a2, 0, और ये x को 0 किया तो -c2/b2 होगा। ये समझ में आया? पहला वाला लाइन कोऑर्डिनेट सर, एक्सिस एक को बार दो जगह, दोबारा समझा दीजिए। कुछ नहीं बच्चे, ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा निकाल लो। सेकंड वाला लाइन x एक्सिस को जहां कट करेगा y की वैल्यू 0 होगी, और y एक्सिस को जहां कट करेगा x की वैल्यू 0 होगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया बच्चे। Yes, sir. अब मान लो कि आपसे ये कहता है कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। अगर ये पहला वाला लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह कट कर रहा, दूसरा वाला लाइन भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा, और मान लो आपसे ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये चारों पॉइंट जो है कॉन्साइक्लिक है, एक सर्किल पे है, ठीक है? ये Yes, A sir. है, ये B है, मान लो ये C है और ये D है। आपसे कह रहा है कि इफ A B C D कॉन्साइक्लिक है, ठीक है? ये देखो आउटसाइड पॉइंट हो गया ओरिजिन। तो जैसे ये वाला आउटसाइड पॉइंट P था, वैसे ही यहां से देखो, ये ओरिजिन से एक लाइन जा रहा जो सर्किल को A और C पे कट कर रहा, ओरिजिन से एक लाइन जा रहा जो कि B और D पे कट कर रहा। तो कॉन्साइक्लिक है तो हम लिख सकते हैं OA इंटू OD इज इक्वल टू OB इंटू OD लिख सकते हैं। बोलो बच्चे। Yes, sir. OA हमारा हो गया -C1/A1 और OD हो गया हमारा OA/OC ना, OA/OC। OC की जगह लिख सकते हैं -C2/A2, OB की जगह -C1/B1, OD की जगह -C2/B2। यहां से आ जाएगा रिलेशन A1A2 इज इक्वल टू B1B2। ये समझ में आया? Yes, sir. क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये आता है कि ये पहला वाला लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा, दूसरा वाला लाइन भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा, और वो चारों पॉइंट अगर कॉन्साइक्लिक है तो रिक्वायर्ड कंडीशन इज, तो रिक्वायर्ड कंडीशन ये हो जाएगा बच्चे। इज इट क्लियर? Yes, sir. इस बात को हम ऐसे भी याद रखते हैं बच्चे, इसको आप लिख सकते हो A1/B1 विथ माइनस साइन -A2/B2 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो। Yes, sir. -A1/B1 है क्या? लाइन को देखो ध्यान से, लाइन में Slope. -A1/B1 इज द स्लोप ऑफ द लाइन, और ये दूसरे लाइन का स्लोप है। जैसे आप कहते हो कि जब स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है तो आप कहते हो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हुआ जब स्लोप का प्रोडक्ट अगर 1 होगा ना बच्चे, तो आप क्या कैसे इंटरप्रेट करोगे जरा ये देखो। जब भी दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट 1 है, इसका मतलब पहला वाला लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह कट कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। सिमिलरली दूसरा वाला लाइन दो जगह पे कट कर रहा होगा, एक एक्स एक्सिस पे, एक वाई एक्सिस पे, और ये चारों पॉइंट अगर कॉन्साइक्लिक होगा तभी स्लोप का प्रोडक्ट 1 होता है बच्चे। इज इट क्लियर? यस सर। तो कोई Yes, sir. पूछेगा स्लोप का प्रोडक्ट 1 होने का क्या मतलब है? क्लियर हो गया? Yes, sir. याद रखना है, स्लोप का प्रोडक्ट 1 होने का मतलब ये वाला हो गया
कैसे इस पे क्वेश्चन होता है ये देखो। अब आसानी से बना पाओगे। लिखा हुआ है इफ ए सर्किल passes through the points of intersection of the coordinate axis with the lines lambda x minus y plus 1 is equal to 0 and x minus 2y plus 3 equal to 0, then the value of lambda is सिंपल क्वेश्चन हो गया। एक सर्किल पास कर रहा कहां से, इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विद द लाइन। ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, ये लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो जगह कट कर रहा, और सर्किल उन्हीं 4 पॉइंट से पास कर रहा, लैम्डा निकालना है। तो आप कहोगे कि स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा बच्चे? 1. पहले लाइन की स्लोप कितनी? Lambda. लैम्डा। दूसरे लाइन की स्लोप Half. 1/2. हाफ। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट 1 होगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 के बराबर हो जाएगी। अब क्लियर है ये? Yes, sir. नेक्स्ट लेते हैं। बस 1 मिनट बच्चे। ऑडियो बंद रखना प्लीज। चलो एक आसान क्वेश्चन तब तक बनाओ जरा। एफ एक्स डिफाइन किया गया है cos log x
then fx into fy minus half fx by y plus fxy has the value. ये ट्राई कीजिए तब तक. सर 0. 0. Sir, 0. 0. Good. Sir, 0. 0. Sir, 0. सबका आ गया. बोलो बच्चे. ये तो हो गया होगा सबका. यहाँ पे क्या आ गया होगा? fx मतलब ये आपके पास fx है, fx इंटू fy है माइनस हाफ fx बाई y है प्लस fxy है. fx है आपके पास cos log x, ये cos log y हो जाएगा माइनस हाफ ये cos log x बाई y होगा cos log xy होगा बच्चे. तो cos log x cos log y माइनस हाफ ये वाला हो गया cos log की प्रॉपर्टी से log x माइनस log y और ये cos log xy हो जाएगा log x प्लस log y. तो ये देखो cos a माइनस b है और ये cos a प्लस b है, तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? 2 cos A 2 cos B. टाइम्स cos a cos b आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो जितना ये आएगा उतना ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चे. ठीक है ना? Yes, sir. इसकी रेंज निकाल सकते हो, ट्राई करो तो जरा, या प्रूव दैट, या फाइंड रेंज ऑफ sec का पावर 4 थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा
अपॉन सेक का पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी रेंज कहां से कहां होगी ये बताना है बच्चे। फाइंड रेंज ऑफ दिस, सारे बच्चे ट्राई करो। इसका नाम y दे दो, k दे दो और उससे रेंज निकालो बच्चे। रेंज निकालने के लिए इसका नाम y दे दिए। लेट y इज इक्वल टू दिस मान लो। सारे को tan स्क्वायर थीटा में चेंज कर दो बच्चे। इसको क्या लिख दें? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा है इसका स्क्वायर, माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हुआ। सर 1/3 to 1/3 to 3. 3, वेरी गुड। 1/3 से लेके, नहीं 3 तक नहीं आएगा बच्चे, 1 तक आएगा। 1/tan स्क्वायर थीटा के स्क्वायर हो गया माइनस tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास tan का पावर 4 थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, और यहां से आएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे में हो जाएगा tan का पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा बच्चे। ये समझ में आ गया? बोलिए। यस सर। अब यहां से क्या करो, आप tan स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक बना लो बच्चे। हम यहीं पे लिख देते हैं tan के पावर 4 थीटा के साथ क्या आएगा, यहां से y इधर से आके ये y माइनस 1 हो गया, और tan स्क्वायर थीटा के साथ आ जाएगा ये y, और इधर का -1 y प्लस 1 होगा, प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चे। आई बात समझ में? यस सर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, tan स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक अगर है, किसका ऑडियो इतना आवाज? हर्षिल क्या है? तो यहां हम लिखेंगे ये tan स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक है, tan स्क्वायर थीटा में क्वाड्रेटिक, और tan स्क्वायर थीटा रियल नंबर है।
tan थीटा होता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा रियल है